नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली, काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए सामने वाला को ये नहीं समझता कि उनके रिश्ते में क्या लगते हैं। आज की दुनिया में लोग अपने रिश्तों को भी शर्मसार करने के लिए तुले हुए हैं। दोस्तों, इन्हीं रिश्ते में से कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मजबूरन ऐसा कदम उठाते हैं जिसे दोस्तों आप सुनने के बाद आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे। दोस्तों, एक भाई-बहन होती है जो काफ़ी ज़्यादा अपने माता-पिता से मन्नत माँगने के बाद, अपने माता-पिता को मनाने के बाद वो भाई-बहन काँवड़ उठाकर अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी दोस्तों उनके रास्ते में ऐसा घटना घट जाता है जिसे दोस्तों यहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ में दोस्तों वो भाई ने ऐसा कदम उठाता है उन लोगों के साथ जिसे देखकर दोस्तों सुनकर आपको होश और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज की घटना है, तो कहानी में पूरा अंत तक आप लोग ज़रूर बनिए ताकि आज की कहानी सामने वाला इंसान को भी सतर्क और कुछ सीखने को दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है सुल्तानपुर। उसी सुल्तानपुर में दोस्तों सीतापुर नाम का गांव हुआ करता है। वो गांव एक तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे गांव था, मतलब एक तरह से छोटे गांव था। उसी गांव का एक रहने वाला 45 वर्ष का मनोज मिश्रा की पत्नी होती है मंजू देवी, जो दाई का काम करके अपना घर का जीवन यापन व्यतीत कर रही थी। दरअसल दोस्तों मंजू देवी के जो पति होते हैं मनोज मिश्रा, वो नशे नबाब किया करते थे। वो जितने भी पैसे कमाते थे वो सारे पैसे यूं ही नशे नबाब में लुटा दिया करता था, जिससे उनके घर की जिम्मेदारी या घर अच्छे से नहीं चल पाता था। और इस मजबूरन को देखते हुए दोस्तों मंजू देवी है जो दाई का काम करके अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। दरअसल दोस्तों उनके परिवार में उसका 2 संतान होते हैं, एक पुत्र होते हैं, एक पुत्रियाँ होती है। पुत्री के नाम दोस्तों नंदिनी होती है और पुत्र का नाम दोस्तों राहुल होता है। दोनों की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में दोस्तों होते हैं। और इस बीच दोस्तों मनोज मिश्रा जो होते हैं, जो गांव में साइकिल पर घूम घूम कर वो फेरी करने का काम करते थे। मतलब वो गांव-गांव में घूमकर साइकिल पर वो दोस्तों परचून बेचने का काम करते थे। और इस तरह से दोस्तों वो मनोज मिश्रा सुबह का निकलता और शाम को घर वापस चला आता था। दिन भर में उसे कभी-कभी 1000 से ऊपर कमाई हो जाता था, कभी-कभी 1000 से नीचे कमाई हो जाता था। और इन पैसों से वो सारे पैसे शाम के वक्त घर पर आकर यूं ही नशे नबाब में लुटा दिया करता था। जिससे दोस्तों मनोज मिश्रा की जो पत्नी होती है मंजू देवी, अपने पति की इस कमाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कहीं न कहीं इन सब चीज़ को देखते हुए दोस्तों मनोज मिश्रा अपने आप को पत्नी की बातों बात पर वो नहीं आते थे। मनोज मिश्रा अपने यूं ही बातों बात में अपनी पत्नी को डांट दिया करते थे और उस पर अत्याचार भी करते थे, जिससे दोस्तों मंजू देवी हर दर के अपने खुद का पैसा कमाने के लिए निकल पड़ती है। वो दूसरों घर में जाकर पोछा का काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर मनोज मिश्रा के दोनों पुत्र और पुत्रियाँ की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। उनकी पढ़ाई दोस्तों एक निजी ही शिक्षा मिल पाती है, लेकिन उसके माता पिता इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि उनकी शिक्षा अच्छे से हो सके। और यह तमाम चीज़ को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर हर साल की तरह उसके घर में कोई भी त्यौहार नहीं मन पाते थे। चाहे कोई भी त्यौहार आ जाए, चाहे कोई भी पर्व आ जाए, कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर उसके परिवार, उसके माता-पिता निग्लेक्ट कर देते थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर नंदिनी और राहुल अपने आप को काफ़ी टूट जाते हैं। दोस्तों नंदिनी और राहुल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो अपने माँ मंजू के देवी के पास बैठकर कहते हैं कि माँ, मुझे अगले साल श्रावण का महीना आने वाला है और हम चाहते हैं कि इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगले साल हम किसी भी तरह से अपना कांवड़ यात्रा को प्रस्थान करेंगे, हम कांवड़ उठाएंगे। मंजू देवी मन ही मन सोचती है कि इस घर में कोई भी त्यौहार नहीं हो पाते, लेकिन उस बच्चों की खुशी के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। और यह तमाम चीज़ को देखते हुए दोस्तों मंजू देवी यह बात अपने पति मनोज मिश्रा के पास लेकर जाती है। मंजू देवी मनोज मिश्रा के पास जाती है और कहती है कि देखिए जी, मेरे बच्चे अगले साल सावन के दिन वो कांवड़ उठाने के लिए ज़िद कर रहे हैं और कहीं न कहीं यह एक गुमान की बात है। इससे हमको ना का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। उन बच्चों को, इन खुशियों को मुझे पूरा किसी न किसी तरह से करना ही होगा। और यह तमाम चीज़ को दोस्तों देखते हुए मंजू देवी की बात सुनकर मनोज मिश्रा के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मनोज मिश्रा जो होते हैं जितने भी पैसे कमाते थे वो सारे पैसे नशे नबाब में लुटा दिया करते थे।
जिससे दोस्तों यहाँ पर मंजू देवी अपने पति की बात सामने रखती है, लेकिन उसके पत्नी इस बात को यूं ही फेर देते थे, जिससे मंजू देवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मंजू देवी अपने बच्चों के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी इस बात को लेकर अपने आप को नहीं सोचा, नहीं समझा और इस बात को लेकर उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिए हैं। मैं इस पर क्या कर सकता हूँ? मंजू देवी के बेटे जो होते हैं राहुल और उसकी पुत्री नंदिनी, वो कहते हैं कि माँ अब चिंता ना करें, हम अगले साल किसी न किसी तरह से पैसे जुटा लेंगे और अपना जो भी वादे हैं हम उसे निभाएंगे। और इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों मंजू देवी और उसके दोनों पुत्र और पुत्रियाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। मतलब दोस्तों उसके पुत्र और पुत्रियाँ होते हैं जो दिहाड़ी के काम राहुल करके और साथ में मंजू देवी के साथ उसकी पुत्री नंदिनी हो जो होती है दूसरों घर पोछा दोनों माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा सबके घर में जाकर करने लगती है, जिससे उन पैसों को वो सेविंग करने लगती है। उन पैसों को माँ बेटा बेटी तीनों मिलकर अच्छे से सेविंग करते हैं। उसमें से कुछ पैसे जो होते हैं कानों कान तक खबर मनोज मिश्रा को नहीं पड़ने देते हैं। दरअसल दोस्तों मनोज मिश्रा को जब भी पता चलते थे तो वो मंजू देवी के सारे पैसे को यूं ही ले लिया करते थे, जिससे मंजू देवी हार धार के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और कहानी को आगे ज़रूर सुनिए ताकि आने वाले आगे की कहानी की पार्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियसली पार्ट होने वाली है। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरता रहता है और साल का 2026 आ जाता है। साल का 2026 आ जाता है, 30 जुलाई का समय होता है, लगभग सुबह का 9 बज रहा होता है। 9 बज रहा होता है और सुबह के 9 बजे दोनों भाई बहन बाज़ार की तरफ निकल जाते हैं। बाज़ार की तरफ निकल जाने के बाद वो कपड़े गेरुए रंग के खरीद लेते हैं। खरीद लेने के बाद दोनों भाई बहन घर लौटते हैं। उस कपड़े को देखकर मनोज मिश्रा के चेहरे पे गुस्सा आने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंजू देवी का जो सपने था अपने बेटे के लिए, अपनी बिटिया के लिए, वो किसी भी तरह से बाधा रुकावट देना नहीं चाहते थे। और इस तरह से दोस्तों मंजू देवी अपने पति मनोज मिश्रा को कहते हैं, अगर इस बार किसी भी तरह से रुकावट होती है तो हम बहुत ही बड़ी कदम उठा लेंगे, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। और कहीं न कहीं तरह से दोस्तों मनोज मिश्रा हार जाते हैं और वो अपने पत्नी अपने बच्चों के बीच दखल-अंदाज़ी देना नहीं चाहते थे। और ऐसे ही आज का समय गुजर जाता है 30 जुलाई का, और कल का समय के लिए दोनों भाई बहन काँवड़ उठाकर अपनी यात्रा को प्रस्थान करते हैं। यात्रा को प्रस्थान करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों उन दोनों की पहली बार यह यात्रा होती है। लेकिन इस यात्रा में उन दोनों के पास इतना ज़्यादा हिम्मत क्षमता नहीं था कि वो कुछ और दूर पैदल चल सके। तो कहीं न कहीं दोस्तों वहाँ पर रास्ते में उससे नंदिनी को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती थी और राहुल को भी प्यास लगती थी। लेकिन वो दोनों ऐसे रास्ते पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उसे ना ही पानी मिलता है ना ही कुछ मिलता है। और तभी दोस्तों उस रास्ते में कुछ लोग वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, 4 से 5 लोग। लेकिन कानों आस-पास कोई भी लोग नहीं होते हैं, वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहते हैं और उन रास्तों में कोई दूसरा पर्सन नहीं रहते। दोनों भाई-बहन उस 4 लोगों को देखते हैं तो वो बड़ी ही खुश हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं समझी कि उन सारे लोगों के पीछे की क्या हैवानियत छुपी हुई है। और कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर उन चारों लोग भी थे जो वही लोकल एरिया के वो लोग थे। और यहाँ पर दोस्तों नंदिनी काफ़ी ज़्यादा प्यासी हो चुकी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा प्यास लग चुकी थी और इस प्यास को बुझाने के लिए वो कहीं न कहीं उन लोगों से मदद माँगने के लिए जाती हैं। नज़दीक जाती है लेकिन राहुल कहते हैं कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, तुम कुछ दूर और चलो, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल जाएँगे, यहाँ पर आस-पास के भी लोग नहीं हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नंदिनी होती है जो समझने वाली नहीं थी, वो काफ़ी ज़िद्दी लड़की थी और उन चारों के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि भैया मुझे प्यास लगा हुआ है, मुझे पानी की ज़रूरत है, यहाँ आस-पास पानी मिल सकते हैं क्या? उनमें से कुछ लोग ने कहा कि एक कुछ दूरी पर चापाकल है, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल जाएँगे। नंदिनी बड़ी खुशी से उन लोगों के साथ वहाँ चापाकल पे पानी पीने के लिए चली जाती है।
दरअसल वो जंगल से कुछ दूरी पे था और राहुल वहीं पे पुल पे बैठकर अपनी बहन को इंतजार करती रहती है। लगभग दोस्तों कुछ 5 से 6 मिनट ज़्यादा गुजर जाते हैं, आधा घंटा गुजर जाते हैं। उसके भाई यूं ही बैठकर इंतजार करते रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस तरह दोस्तों नंदिनी जिस लोकेशन पर गई थी वहाँ पर उसके भाई जाते हैं और वहाँ पे नंदिनी को नहीं देखते हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पर राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिरकार नंदिनी गई तो कहाँ गई, और वो 4 लोग भी नहीं दिख रहे थे। राहुल ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं लेकिन कानो-कान तक नंदिनी की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है और ना ही नंदिनी की आवाज़ राहुल तक पहुँच पाती है। भगवान का ऐसा शुक्र था कि नंदिनी की जो उसके गले की जो ज़ेवरात थी वो वहीं पर कुछ दूरी पर गिरी हुई थी। कुछ दूरी पर और भी ज़्यादा नंदिनी के कुछ सुराग गिरे हुए थे। राहुल को कहीं न कहीं संदेह होता है और वो मन ही मन सोचता है कि नंदिनी कहीं न कहीं मुझे यहाँ तक पहुँचने के रास्ते को संकेत दे है, और इस तरह से दोस्तों राहुल उस सुराग की मदद से नंदिनी के पास पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही नंदिनी के पास पहुँचते हैं तो नंदिनी की वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई रहती है। उस बीच जंगल में नंदिनी के बदन से भी कपड़े इधर-उधर हो हट चुके थे और कहीं न कहीं दोस्तों राहुल वो नज़ारा देखते हैं तो राहुल के दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। राहुल बिना कुछ सोचे समझे ज़ोर-ज़ोर से रोड पर चीखने लगते हैं। तभी कुछ यातायात के कुछ लोग राहुल को इस स्थिति में देखते हुए कुछ लोग रुकते हैं। एक से अनेक लोग रुकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। राहुल अपनी सारी घटना उस लोगों के सामने रखते हैं। सभी लोग मिलकर नंदिनी की बॉडी के पास जाते हैं। सभी लोगों के दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग मौके वारदात पर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जैसे ही आती है नंदिनी की बॉडी को वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद राहुल को हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस वाले राहुल की मदद से इसके फैमिली के यहाँ फ़ोन कॉल करते हैं। जैसे दोस्तों फ़ोन कॉल करते हैं उसके माता-पिता की जब यह खबर मिलती है तो दोस्तों माता-पिता के सर पे आँसू के सिवा उनके हालत भी ख़राब हो जाते हैं। और यह तमाम चीज़ को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर नंदिनी की जो यह स्थिति हुई उसके माँ के सिर्फ एक ही शब्द था कि उन मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाए। और उस तरह दोस्तों यहाँ पर नंदिनी की रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर 4 लोगों की रिपोर्ट आती है। राहुल बिना कुछ सोचे समझे वो पुलिस भी उस चारों लोगों के यहाँ उस चारों लोगों की तलाश में जुटे हुए रहते। लेकिन दोस्तों राहुल अपनी बहन की बदला लेने के लिए वो उस जगह पे अक्सर जाने की कोशिश करते और कहीं न कहीं दोस्तों वो चारों लोग उस रास्ते से जितनी महिलाएँ गुज़रते थे उनके साथ वो छेड़छाड़ करते थे। ये सिलसिला महीनों तक उस रास्ते से गुज़रता था लेकिन राहुल और उसकी बहन को कानों-कान तक खबर नहीं पहुँच पाता था। एक दिन दोस्तों राहुल अपने उसी रास्ते पे हमेशा की तरह निगरानी करते थे लेकिन एक दिन फ़िलहाल वो चारों लोग राहुल को वहाँ पर दिख जाते हैं। राहुल उनके नज़दीक अपने फेस पे चेहरा बदल कर जाते हैं क्योंकि दोस्तों वो लोग राहुल को पहचान जाते हैं तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। राहुल उन लोगों के पास जाते हैं और जाने के बाद दोस्तों राहुल अचानक से सभी लोगों के बदन पे वार कर देते हैं और इस तरह से राहुल अपने हथियार से वार करते हैं कि चारों लोगों की वहीं पर बॉडी ज़मीन के नीचे गिर जाती है। राहुल यह घटना को अंजाम देते ही रहता है तभी वहाँ पे कुछ लोग की चलते यातायात में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है और पुलिस वाले जब ये राहुल की ये कारनामा देखते हैं तो पुलिस वाले खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं कि राहुल तुमने अच्छा किया, अपनी बहन की बदला लिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल को उस डिपार्टमेंट की तरफ से माफ़ कर दिया जाता है। और इस तरह दोस्तों आज की कहानी समाप्त होती है और आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना ठेस पहुंचाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। बस दोस्तों आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को अनजान जगह पर किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए और अनजान जगह पर यूं ही अकेले नहीं गुजरना चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक भी नमस्कार।